हर पॉलिटिकल पार्टी को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, चुनाव लड़ने का, चुनाव में अपना लक्ष्य तय करने का अधिकार होता है। और स्वस्थ लोकतंत्र यही है कि सब अपने तरीके से काम को आगे बढ़ाएं। इतना ही निवेदन है कि सब पार्टियों को अपने निजी स्वार्थों के बजाय, अपने घर परिवार की पार्टी के बजाय देश में राष्ट्रीय पार्टी जिस प्रकार की है उनको इसी प्रकार के राष्ट्रीय मसौदे को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, देश समाज का भला हो। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर मैं उनसे ये अपेक्षा करूंगा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर आएँ, न कि छोटी बड़ी बातों को लेकर के उलझें। दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के उम्मीदवारों को जगह जगह किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जगह जगह प्रचार भी रोका जा रहा है और घेराबंदी कर जो है काफिले को भी रोका जा रहा है। लोकतंत्र में ये करना शोभनीय नहीं है। और वैसे भी चुनाव आयोग की ये स्पष्ट निर्देश है कि हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी को किसी की बात कहने के लिए रोकना ये किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है, उचित नहीं है। इस ओर निश्चित रूप से चुनाव आयोग ध्यान कर रहा होगा और ज़रूर चुनाव आयोग के निर्देश के हिसाब से प्रशासन काम करेगा कि किसी को अपनी बात कहने के लिए रोकना नहीं है। अधिकार है मत देने का, मत प्राप्त करने का। जिसको अपनी बात कहनी है, ये एक ऐसा अवसर होता है कि खुल करके अपनी बात अपने मत के द्वारा कहे। सबको मत है कि किस सरकार को लाना है, किस व्यक्ति को चुनना है, लेकिन किसी व्यक्ति की बात न सुनना, उसका विरोध करना, चाहे कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये उचित नहीं है और ये कभी भी किसी को करना नहीं चाहिए। हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने अभी तक जो है अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई, बीजेपी को फायदा मिल रहा है, कुछ नुकसान होगी, ज़्यादा लेट घोषित करने की। हमारी कभी इच्छा नहीं रही है कि वो लेट घोषित करें। हम तो चाहते हैं कि मैदान है, खुला मैदान, लड़ाई तभी अच्छी लगती है जब सामने कोई ना कोई मैदान में आए। अगर वो मैदान में नहीं आ रहे हैं तो उनकी कमज़ोरी ये प्रदर्शित हो रही है, जनता में इसका संदेश भी जा रहा है। और जब सामने कोई कमज़ोर पार्टी होती है तो स्वाभाविक है जो कमज़ोर होती है उसको नुकसान होता है, और जो उसके मुकाबले में कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने तरीके से चुनाव लड़ते हैं तो उनको लाभ उसका होता ही है। हाँ, कुछ ओछी हरकतें हमारे विपक्षी दल खास करके कांग्रेस को लोग उछालते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ज़मीन पर तो कुछ है नहीं, ओछी बातें उछालने से और शायद उनको को लाभ हो। जैसे पिछले 4-5 दिन से एक बहुत ओछी हरकत जो की जा रही है और उछाली जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी तो वो 3-4 कैंडिडेट जो है बदले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी जब कोई निर्णय करती है सोच समझ के करती है। कभी भी किसी पार्टी के प्रत्याशी को बदलने का कोई कारण नहीं है, बल्कि हमने जो प्रत्याशी अपने घोषित चौसा भाई इधर आइए, हमने जो अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं सब विनिंग प्रत्याशी हैं, सोच समझ करके किए हैं, सामाजिक समीकरण को देख के किए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जिनका एक मधुर संबंध है उस नाते से किए हैं, और सब ने अपने अभियान को शुरू कर दिया है। और शुरू करने के बाद आज जो जनता से हमको माहौल मिल रहा है उस माहौल में कुल मिलाकर के जनता की ओर से आश्वासन है कि सब 10 की 10 सीटें हम अच्छे बड़े मार्जिन से, भारी मार्जिन से जीतने वाले हैं। किसी भी सीट पर कोई समस्या कठिनाई हमारी नहीं है। इसलिए ये जो भ्रामक प्रचार है उससे जनता भी सावधान रहे, और जिन्होंने फैलाने की कोशिश की है वो भी याद रखें कि उनको इसके लाभ के बजाय उनको नुकसान ज़्यादा होने वाला है। कि कोई अगर किसी को कुछ करना है तो पार्टी अपने आप करेगी, दूसरी किसी पार्टी के बारे में किसी को सोचने का अधिकार भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। वरना तो आज जब तक घोषित नहीं हो हम भी कांग्रेस के प्रत्याशियों के बारे में कुछ कह सकते, लेकिन हम नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते कि जब तक उनकी घोषणा नहीं हो हमें क्या ज़रूरत है टिप्पणी करने की। लेकिन जो घोषित हो गए हैं उनको किसी प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर करेंगे तो नुकसान उन्हीं को होगा। सर, रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर टिप्पणी की है, विवादास्पद बयान दिया है, नोटिस भी दिए है, इसको लेकर क्या करेंगे? ओछी मानसिकता जिसकी होती है वो ऐसे ही करता है। खास करके महिलाओं के प्रति जो इस प्रकार की टिप्पणी से कितना बड़ा एक उनको यानी महिलाओं का अपमान करने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये उनको पता नहीं है। महिलाएं आदरणीय हैं, महिलाओं के प्रति हमारा एक माता के समान बड़ी महिलाओं को हम सब देखते हैं, अपनी बेटियां, अपनी बहनें, इस प्रकार से हम संबोधित करते हैं। और महिला के बारे में इस प्रकार टिप्पणी अशोभनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं और जनता ज़रूर सबक सिखाएगी। लोकसभा चुनाव के सर रिजल्ट के बाद ही क्या विधानसभा चुनाव की सीटों का आकलन हो जाएगा कि 90 सीटों पर कैसे रिजल्ट आया, जो 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है? हाँ बिल्कुल, वो तो विश्लेषण होता ही है।
यानी विधानसभाओं के रिज़ल्ट को दोनों प्रकार से देखा जाता है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हर विधानसभा सेगमेंट का रिज़ल्ट भी सामने आता है कि विधानसभा सेगमेंट में किस पार्टी को कितना वोट मिला, क्या परफॉर्मेंस रहा। और फिर जो विधानसभा का अपना चुनाव होता है उस समय भी आकलन होता है। ये ठीक है कि लोकसभा में चुनाव का मुकाबला सीधा सीधा दो ही पार्टियों में रहता है, राष्ट्रीय पार्टियों में रहता है। स्थानीय जो खास करके इस अवसर पर तो कोई भी जो हमारी स्थानीय पार्टी यानी रीजनल जो दल है उसको कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस मिलने वाली नहीं होती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में रीजनल और राष्ट्रीय सब पार्टियां लड़ती हैं तो उसमें परसेंटेज तो निश्चित रूप से लोकसभा में ही ज़्यादा होता है, विधानसभा में थोड़ा परसेंटेज कम होता है। लेकिन विधानसभा में भी जब हमारा चुनाव शुरू होगा तो हम ये पूरा कॉन्फिडेंट है कि इस लोकसभा के चुनाव का लाभ भी हमको विधानसभा में मिलेगा और विधानसभा में भी बहुत अच्छे मार्जिन से हम अपनी सरकार को बनाएंगे। उसी आधार पर टिकटें दी जाएगी सर, जो रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं, वो तो टिकटों का विषय तो उस समय जब आएगा तब आएगा, वो कोई आधार नहीं होता। जनता का ज़रूर हमको एक मूल्यांकन ज़रूर हो जाता है इस बात का कि जनता हमको कितना हमारी तरफ आकर्षित है, कितना हमको वोट मिलता है। वो तो बाकी विधानसभा की बात है, विधानसभा के समय होंगे। आप 2 दिनों से हिसार में हैं सर, कुछ स्ट्रेटेजी में चेंजेस हैं? क्योंकि चर्चा ये है कि जिस हिसाब से वो वीडियोस वायरल हुए थे तो डैमेज कंट्रोल की सिचुएशन सर नहीं है। देखिए, हर पार्टी के नेता का अपना एक कार्यक्रम दिया जाता है उसको। मेरे ज़िम्मे कार्यक्रम यही है कि मुझे अपनी लोकसभा के साथ साथ एक राउंड सभी लोकसभा में जाना है। जैसे अभी तक मैं 3 जगह पर हो आया हूँ, फरीदाबाद लोकसभा में हो आया हूँ, गुड़गांव लोकसभा में हो आया हूँ, कल मैं हिसार में था, आज मैं सिरसा में हूँ, कल मैं रोहतक में हूँ। तो ऐसी हर एक विधानसभा, हर एक लोकसभा में मुझे एक एक दिन के लिए वहाँ का स्वाभाविक है, कार्यकर्ता जब काम में लगते हैं तो सबसे बात करनी होती है, उनकी कोई कठिनाई है, उनके कार्यक्रम की तैयारी क्या है। अब यहाँ भी आने के बाद मेरा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था, सब मैंने व्यक्तिगत कार्यक्रम हर एक विधानसभा के बारे में सब विचार किया है। हाँ, अगर कहीं छोटी मोटी कमी होती है तो उसको दूर करने के लिए सुझाव भी मिलते हैं और उसको हम ठीक भी करते हैं। लोकसभा चुनाव में केंद्र की जो योजनाएं हैं उसके ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं, केंद्र की जो रही है पीछे योजनाएं। लेकिन आपके 9.5 साल के कार्यकाल के दौरान ऐसी कौन सी योजनाएं थी जो लोकसभा चुनाव में जिनको बनाने की कोशिश की जाएगी जिससे फायदा होगा लोगों को? नहीं, उपलब्धियां जो होती हैं वो पार्टी के विचार की होती हैं, पार्टी की उपलब्धियां होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो। केंद्र में मोदी जी ने इतने काम किए हैं कि जब गिनाने लगते हैं तो असंख्य काम ध्यान में आते हैं। और उसमें विधानसभा के जो हमारे कान है 9.5 साल के, उनका भी अपना स्थान होता है। कुल मिला के तो जनता को लाभ किस किस का हुआ, चाहे वो लोकसभा के यानी केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ हो अथवा राज्य सरकार के माध्यम से हुआ हो, जनता तो पार्टी को पहचानती है और जब पार्टी को पहचानती है तो पार्टी के हिसाब से वोट देती है। आखिर हमारा पार्टी और पार्टी का सिंबल, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो और चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो एक ही है। ऐसा तो है नहीं कि पार्टी का सिंबल लोकसभा में कुछ और है और विधानसभा में कुछ और है। आज कमल के निशान पर वो केंद्र में नेतृत्व हमारे मोदी जी का रहा है अभी भी, आगे भी आएगा। और विधानसभा में निश्चित रूप से जो काम हमने किया है उसका लाभ भी हमको मिलेगा ही। हिसार सीट को लेकर कह रहे हैं कि विजेंद्र सिंह आ सकते हैं। वीरेंद्र सिंह जैसे ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए हैं तो कुछ उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा सर? जब आएंगे तो पता लगेगा। राहुल गांधी जो युवाओं को रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, ये गारंटी युवाओं पर कितना काम कर सकती है? देखिए, गारंटी शब्द रोज़गार के नाते किन युवाओं को दे रहे हैं और कितनों को दे रहे हैं। आज सरकारी जो सिस्टम होता है उस सरकारी सिस्टम में जो भी काम करने वाली जो हमारी पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसका मात्र 5 या 6% तक ही लोग काम करते हैं। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो नेवी यानी डिफेंसेज हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे अन्य हो। इस 6% के अलावा बाकी सब लोग तो अपने अपने व्यवसाय करते हैं। तो उस व्यवसाय की गारंटी नहीं, उसको फैसिलिटेशन दिया जाता है। फैसिलिटेशन में उनकी शिक्षा हम देंगे, हम उनकी स्किलिंग का प्रबंध करेंगे, हम निवेश कराएंगे ताकि अवसर ज़्यादा बढ़ें। तो कामकाज के अवसर बढ़ाए जाते हैं। ये कोई भी देश ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को काम की गारंटी दी जाए। काम की गारंटी नहीं, काम के अवसर प्रदान करना वो हम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो हरियाणा में लगातार ये शोर मचाते रहे कि इतने % बेरोज़गारी होगी, इतने % बेरोज़गारी होगी। यानी एक एजेंसी ऐसी है जो 2% से लेकर के और 38% तक बेरोज़गारी दिखाती रही हमारे 9 साल में। अब 2% हुई तो हमने क्या कर लिया हमें भी पता नहीं है। 38% कब हो गई, हमने क्या नहीं किया, ये हमको भी पता नहीं है। हमें तो इतना पता है कि 5 से 7% ये बेरोज़गारी देश दुनिया के सब प्रदेशों में रहती है, सब देशों में रहती है। अमेरिका में भी आज 5-5.5% बेरोज़गारी है। अब कहीं 7 है, कहीं 5 है, ये एक फ्लोटिंग विषय है। हर साल नए लोग जुड़ते हैं,
हर साल काम करने वाले काम भी लेते हैं, हर साल काम में से लोग बाहर भी निकलते हैं। तो एक रिवॉल्विंग सिस्टम में 5 से 7% बेरोजगारी सब जगह रहती है और उस साल भर में उनको रोज़गार देने का प्रयत्न चलता है। कुछ स्वरोजगार करते हैं, कुछ को सरकारी नौकरी मिलती है, किसको प्राइवेट नौकरी मिलती है। बेरोज़गार एक समय के बाद सबको रोज़गार सबको मिलता ही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।